कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या कहते हैं, कई टॉपिक को मिलाकर है। जैसे इसमें आपको उदारवादी उग्रवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, भारत और भारत के बाहर, इनसे रिलेटेड 4 टॉपिक हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और जो है वो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा मतलब आप लोग के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि अगर कोई वीडियो थोड़ी भी लंबी हो जाती है तो आप लोग उसको बाद में सेव कर देते देखने के लिए। आप लोग के अंदर जब इतना पेशेंस नहीं है तो आप 3 घंटे का एग्जाम कैसे जो है वो लिख पाएंगे। किसी भी वीडियो को थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि मैं एक दिन में एक टॉपिक पूरा खत्म करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारा जो है वो पार्ट 12 और ये जो पार्ट 13 चल रहा है, मैं चाह रही हूँ पार्ट 20 तक जो है वो हमारा पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाए और फिर जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री होगी, पहले मैं उसके सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद उसका घटना चक्र सॉल्व कराऊंगी, या फिर एक एक चैप्टर पढ़ाते जाऊंगी और तब सॉल्व कराते जाऊंगी। उसके साथ जो है वो बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम होगा। जब एक एक चैप्टर जब मैं पढ़ाते जाऊंगी उसी के साथ घटना चक्र सॉल्व कराते जाऊंगी तो आपको तत्काल चीजें याद भी होती जाएंगी, प्रश्नों की प्रकृति भी समझ में आती जाएगी। ठीक है, चलिए जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। महात्मा गांधी के पर्दार्पण के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन बॉक्सर युद्ध ने, आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने। तो देखिए उस समय इटली और इथोपिया, विनीशिया मतलब इथोपिया के युद्ध में जो है वो इथोपिया की विजय हुई थी। ठीक है, इथोपिया ने इटली को हराया था। इथोपिया ने जब इटली को हरा दिया और जापान ने जब रूस को हरा दिया। ठीक है, 1905 में जब जापान ने रूस को हरा दिया, जापान ने जब रूस को हरा दिया और उसी समय क्या था ना कि 1900 ईस्वी के करीब जो है वो 1800 से लेके 1901 के बीच जो है ना चीन में जो है वो बॉक्सर आंदोलन होने लगे। ठीक है, बॉक्सर आंदोलन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध, चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध जो है बॉक्सर आंदोलन चलाया गया और आयरलैंड में भी उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। तो ये जब क्रांतिकारी आंदोलन को देखा गया और तो जो है इटली पे इथोपिया की विजय और रूस पर जापान की विजय ने एक चीज तो तय कर दी कि जो है यूरोपीय शक्ति जो है अपराजेय नहीं है। मतलब यूरोपीय जो देश हैं उनके प्रति जो एक मिथ्या बनी हुई थी कि जो है वो कि यूरोपीय जो है अपराजेय, तो यूरोपीय देश जो है वो अपराजेय नहीं है। यूरोपीय देश जो अपराजेय नहीं, इन्हें पराजित किया जा सकता है यदि हम एकजुट हो जाते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज, चीन में बॉक्सर आंदोलन चल रहे थे जिसमें साम्राज्यवादियों का विरोध किया जा रहा था। आयरलैंड में भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता को लेकर। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है ना वो भारतीयों में भी एक भावना है कि हम भी अगर एकजुट होकर विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो हमें भी जो है वो भारत में जो हमें स्वशासन की प्राप्ति हो सकती है। याद रखिएगा, तब स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं था, स्वशासन मतलब अपने देश के शासन में भागीदारी का लक्ष्य था। ठीक है, या डोमिनियन स्टेटस तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस के नरम दल यानी उदारवादी नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? ठीक है, असहयोग थी, राजवामबंदी आंदोलन था, या अनुकूल प्रविघटन या अविधेयक था। ठीक है, राजवामबंदी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, राजवामबंदी आंदोलन। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का अर्थ ये होता है कि हम जो है वो प्रशासन में भागीदारी लेकर एक संवैधानिक तरीके से जो है वो हम क्या कहते हैं प्रशासन में भागीदारी लेकर जो है वो एक जागरूकता उत्पन्न करें और अपने भारत में स्वशासन की प्राप्ति करें। प्रशासन में भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता, संवैधानिक अधिकार।
ठीक है, मतलब ये जो उदारवादी चाहते थे कि हमें हमारे संवैधानिक अधिकार मिले, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार मिले, जिससे जो है वो हम इस देश में मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर ही जो है वो हमें जो है वो स्वशासन का एक अधिकार मिले, मतलब हमें हमारे देश के प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी मिले, ठीक है, जिससे हम अपने देश के लिए जो है वो एक कानून बना सकें, और जो देश के लिए कानून बन रहा है वर्तमान में उसमें हमारा पार्टिसिपेशन रहे, यही इनकी पद्धति थी। अच्छा, इन्होंने इसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, पत्र, हाँ, और अनुनय विनय की नीति अपनाई, ठीक है, सभा, संगोष्ठी, सम्मेलन, इन सब के जरिए जो है वो बातचीत करके, बैठक करके, इन सब के जरिए इन्होंने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था। कभी भी इन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया, सरकार की नीतियों का विरोध किया है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ये मतलब एक कहते हैं ना कि मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, व्यक्ति की विचारधाराओं का विरोधी हूँ। उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना, मतलब उस व्यक्ति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, उसके विचारधाराओं से। अगर विचारधाराएं उसकी ऐसी हैं तो मैं उसकी उस विचारधारा से, तो ये क्या थे ना कि ये अंग्रेजों की नीतियों के विरोधी थे, जबकि अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे, ब्रिटिश सत्ता के विरोधी नहीं थे, ठीक है, वो उसे नहीं उखाड़ के फेंकना चाहते थे। इसके जस्ट अपोजिट उग्रवादी थे, चाहते हुए ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। वो ब्रिटिश शासन भारत में नहीं चाहते थे, वो स्वराज की प्राप्ति चाहते थे भारत में। इसके लिए वो जो है वो हड़ताल, जुलूस, क्या कहते हैं, हड़ताल, जुलूस और उसके अलावा बहिष्कार की नीति, इन सब चीजों का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? एस.एन. बनर्जी, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने 1904 से भारत में स्वशासन देने पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसने? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्यों कहा? क्योंकि जो मैंने बताया, तो जो उदारवादी थे वो क्या करते थे? प्रार्थना, याचना और विरोध यही करते थे कि सरकार की नीतियों का विरोध क्या है करते थे, प्रार्थना करते थे, उनसे याचना करते थे, बार बार लेटर लिखा करते थे कि आप ये जो नीति बनाएं ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज का जो है वो ये मतलब तिलक ने कहा कि भाई ये ऐसी ही राजनीतिक संस्था है, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकती है। नेक्स्ट, तो इसका जो है वो आंसर है तिलक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे कलर कैसे चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्ड को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी और मैजिनी को। आपको पता है कि मैजिनी जो है वो इटली के क्रांतिकारी थे। इटली की क्रांति में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इन्हीं से प्रभावित थे। ऐसे क्वेश्चन पे देखिए, आप ऑप्शन पे बहुत मत जाया करिए, सीधे आंसर, अगर आपको नहीं आता है सीधे आंसर को रट जाया करिए, मैजिनी, ठीक है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजिनी, ठीक है। और लाला लाजपत राय किसके राजनीतिक गुरु थे? तो लाला लाजपत राय जो है वो इनके क्या कहते हैं, गांधी के और जिन्ना दोनों के जो है राजनीतिक गुरु थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, स्वदेशी मतलब स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे? ठीक है, स्वदेशी के समर्थक थे अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है? ठीक है, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसके स्वदेशी के समर्थक थे हमारे अरविंदो घोष। और कौन कौन था स्वदेशी का समर्थक? तो हमारे मैंने बताया था कि जितने भी जो हमारे उग्रवादी नेता थे, कौन थे उग्रवादी नेता? हमारे लाल बाल पाल और घोष, ठीक है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल और घोष मतलब अरविंदो घोष थे, ठीक है। तो अरविंदो घोष जो है निम्नलिखित में से, इसमें से जो ऑप्शन है ये हमारा अरविंदो घोष है। अरविंदो घोष जो है स्वदेशी के समर्थक है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी? और ये वाला स्टेटमेंट कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ठीक है।
तो बीजी तिलक को जो है ना, बीजी तिलक का मुकदमा लड़ते हुए क्या कहते हैं, मैक्स मुलर ने, बीजी तिलक का मुकदमा लड़ते हुए मैक्स मुलर ने जो है वो प्रीवी काउंसिल को 1898 में जो है वो प्रीवी काउंसिल को एक जो है वो पत्र लिखा, और उसमें लिखा, उसने कहा ये बीजी तिलक के प्रति जो है वो दया की मांग की, ठीक है, दया की मांग की, और ये बात कहा कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में मैं जो है वो तिलक की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तिलक में एक दिलचस्पी रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो चलिए, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय, देशज वस्तु, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, क्या ये इनका जो लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था कि आयातित वस्तु पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय दिया जाए? नहीं, इन्होंने स्वदेशी की बात तो की थी, ठीक है। पर आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं, हमको मेन सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। नेक्स्ट है, सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, और सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् परिवर्तन संगठित करना, तो ये तो बिल्कुल कारण नहीं था इसका, ठीक है। तो मेन जो इसका मैंने बताया था, उग्रवादी विचारधाराओं का मेन क्या कारण था कि इन्होंने कहा कि प्रार्थना याचना की नीति की जगह हमें आक्रामक नीतियों को आजमाना चाहिए। मतलब क्या था कि हड़ताल, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना, ठीक है, और बहिष्कार, ठीक है। जैसे स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तु का बहिष्कार भी किया था। तो ये इनका मेन मोटिव था कि आक्रामक नीतियों को अपनाना। तो ये इसका सेकेंड वाला ऑप्शन, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सीधे इसी टाइप का आंसर मारना है कि सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। जबकि ये जो सांविधिक साधनों और याचिकाओं के द्वारा जो है वो ये किसकी नीति थी? ये उदारवादियों की थी, ठीक है, ये उदारवादियों की नीतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, जिसका क्या कारण था? ठीक है, तो पहला कारण देख लेते हैं कि उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था। उग्रवादी नेताएं सबसे पहले मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता थी, बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कुछ भी उनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी उनके अंदर। सबसे पहली बात तो जो है, उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे। उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापे, हाँ, हिंदू अतीत का मतलब वो शिवाजी के वीरता की कहानी सुनाते थे। शिवाजी महोत्सव, उन्होंने क्या था ना कि शिवाजी महोत्सव मनाया, ठीक है, गणपति महोत्सव मनाया, ठीक है, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव मनाया। तो ये चीज जो है ना वो एक तरीके से पूरी तरीके से जो है वो हिंदुत्व को दिखाती है। आप भले ही जो है वो क्या कहते हैं कि एक हिंदू परिवार से जुड़े तो आप जय श्री राम ही बोलोगे, पर बात यह है कि आप जब सोशल होते हो तो आपको सभी चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, वरना जो भी अपनी स्पीच में बोलोगे या फिर जो भी चीजें आप बोलोगे ना उसको लोग जो है वो आपके विचारधाराओं से जोड़ लेंगे। यदि आप जो है अंदर से बिल्कुल भी कट्टर हिंदूवादी नहीं हो, पर यदि आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट डालते हो जो हिंदुओं के पक्ष में है, तो बार बार अगर आप इसको करते हो तो फिर जो है वो आपको कट्टर हिंदूवादी मान लिया जाता है, ठीक है, भले ही आप अंदर से ऐसे ना हो। तो आप जब भी सोशली किसी चीज को बोलो, सोशली किसी चीज को लिखो, तो जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पे लिख रहे हो कुछ भी ना, तो आप किसी भी संप्रदाय समूह से हो, आप इससे मतलब नहीं होता, आपको चीजें बैलेंस लिखनी होती है, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनको मिला जुला के चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो सांप्रदायिक तो नहीं थे, ठीक है। मेन कारण ये था कि उग्रवादी हिंदू अतीत का राग लाभ रहे थे, इस वजह से मेन उनका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। पहला, ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, मैंने आपको बता दिया सांप्रदायिकतावादी नहीं थी। जब ये स्टेटमेंट गलत होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है ये डी वाला कि ए गलत है परंतु आर सही। ऐसे प्रश्नों में बहुत फायदा होता है, ऑप्शन अगर एक गलत हो गया दोनों में से कोई, तो फिर हमारे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। मतलब सिर्फ इन प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है यदि इसमें से एक ऑप्शन आपका सीधे गलत आ जाता है तो। दूसरा है कि उन्होंने धन को राजनीतिक अस्त्र के रूप में, हाँ, तो धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में जो है इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है।
गांधी जी ने भी कहा था ना कि धर्म को राजनीति से हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पर उसका प्रयोग कैसे करना, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हमें। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? आपको पता है कि तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन के जस्ट पहले हुई थी, जिस दिन शुरू होने वाला था उसी दिन हुई थी। अतः जो है वो उस समय जो है वो क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो उनका एकीकरण हो गया था और दोनों मिलके जो ये आंदोलन चला रहे थे। इस वजह से जो है वो इसकी एकता को दिखाते हुए किसने महात्मा गांधी के साथ तिलक की अर्थी को उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना AK आजाद, अबुल कलाम आजाद, MA अंसारी। तो इसमें से शौकत अली ने जो है महात्मा गांधी के साथ तिलक की अर्थी को उठाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? जो है वो VD सावरकर ने किया था। VD सावरकर ने किया था, कब किया था? 1904 में। 1899 में जब इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की थी, ठीक है। इन्होंने मित्र मेला की, यही मित्र मेला बाद में कन्वर्ट होके अभिनव भारत बन गया, ठीक है। 1899 में मित्र मेला और 1904 में यही कन्वर्ट होके जो है वो अभिनव भारत हो गया। मित्र मेला ही अभिनव भारत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसका आंसर होगा VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेडगवार ने किस वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1927, 1929, 1924, 1925 में। तो हेडगवार ने 1925 में 27 सितंबर 1925 को कहाँ पे की थी? तो आपके नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इन्होंने जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, ठीक है। हेडगेवार जो है वो BHU के एक स्टूडेंट भी थे और एक जो है वो वहाँ के टीचर भी थे। बहुत ही दिव्य छात्र थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिन सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने जो है वो ज्ञान के आधार पर दीजिए कि किसने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है वो जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था, ठीक है। जतिन्द्र नाथ मुखर्जी जो है वो बंगाल के क्रांतिकारी थे, बंगाल के क्रांतिकारी थे और उन्होंने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था और ये बंगाल की ही जो है वो पार्टी थी। निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति किया? अनुशीलन समिति के बारे में जब भी पूछा जाता है तो अगर ज्यादातर ऑप्शन में लोगों ने वारिन घोष मार देते हैं, ये गलत है। अगर P मित्रा नहीं होता तब आप वारिन घोष मानते। वैसे अगर P मित्रा है तो आप ऑप्शन में P मित्रा ही मारेंगे, प्रमथ मित्रा, ठीक है। इनका नाम था प्रमथ मित्रा, ठीक है। प्रमथ मित्रा थे। इन्होंने युगांतर पार्टी के जो है वो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और प्रमथ मिश्रा थे और प्रमथ मिश्रा के साथ जो है वो पुलिन दास थे, ठीक है। प्रमथ के साथ जो है वो पुलिन थे, दोनों PP से हैं, ठीक है। PP प्रमथ मिश्रा और पुलिन दास दोनों ने मिलकर युगांतर पार्टी की स्थापना की थी। बाद में जो है वो क्या कहते हैं 1907 ईस्वी में जो है वो क्या कहते हैं वारिन घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया था। जब ये पुनर्गठन किया गया था ना तो इसी वजह से जो है वो कहीं लोग जो है वो वारिन घोष मार देते हैं। अगर प्रमथ मिश्रा नहीं क्या कहते हैं प्रमथ मित्रा नहीं होता ऑप्शन में तब आप वारिन घोष मारते, ठीक है। वारिन कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया आपका अनुशीलन समिति, इसको आप यूं ही मार के निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो। आपको पता है कि तिलक जो है 1916 के होम रूल आंदोलन से भी जुड़े थे। कौन कौन था? तिलक थे और बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो जब क्या हुआ ना कि 1897 में इनके दो क्या कहते हैं चापेकर बंधु जो इनके शिष्य थे,
ठीक है। उन्होंने जो है वो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयस की हत्या कर दी थी। ठीक है। रैंड्स की हत्या को लेकर जो है वो मतलब ये आरोप लगाया कि तिलक के ऊपर भी आरोप लगाया कि तिलक की साजिश के आधार पर इन्होंने जो है वो दोनों ने मिलकर जो है वो रैंड और आयस की हत्या की है, जो है प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो फिर जो है वो 1897 में एक भारतीय दंड संहिता के आधार पर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और फिर इन्हें जो है वो 18 माह की जो है वो कैद, तिलक को जो है 18 माह की कैद दे दी गई। ठीक है। रैंड और आयर्स की हत्या में जो चापेकर बंधुओं को पकड़ा गया था उसमें तिलक के ऊपर भी मुकदमा चला और इनको जो 18 माह की कैद दी गई। इस 18 माह की जो कैद का ना पूरे देश में बहुत बड़ा विरोध हुआ, बहुत व्यापक विरोध हुआ और वाकई में उस समय जो तिलक का जो है वो उस समय पॉपुलैरिटी जो थी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तिलक की पॉपुलैरिटी पूरे देश में बढ़ गई थी जो है वो। और इस समय फिर जो है तिलक के को कहते हैं कि तिलक की गिरफ्तारी का काफी ज्यादा विरोध हुआ और उसी समय जो तिलक को लोकमान्य की जो है वो उपाधि दी गई। तो क्रांतिकारी आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, ना कि होम रूल। कुछ लोग होम रूल मार सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी मेंस 2012 में आया हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन ने क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्रा डकैती पूछता है। सबसे पहले बर्रा डकैती 1908 में, ठीक है, बर्रा डकैती 1908 में हुई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता वही जो है वो हमारे पुलिनदास थे। बर्रा डकैती के नेतृत्वकर्ता हमारे कौन थे? पुलिनदास। घटना है पुलिनदास। ठीक है। और क्या कहते हैं, घटना है 1908 की और ये जो घटना है ये पूर्वी बंगाल से रिलेटेड है। बर्रा डकैती जो है वो पूर्वी बंगाल, बर्रा जो है वो का स्थान जो है, बर्रा डकैती का स्थान जो है वो पूर्वी बंगाल था। ठीक है। और ये क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कदम था। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आपको पता है मुजफ्फरपुर में 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया और इसका नेतृत्व किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। खुदीराम बोस ने इस हत्या का जो प्रयास किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। कब किया था? 1908 में। ठीक है। और उन्होंने सोचा था कि जो है वो किंग्स फोर्ट के ऊपर जो है वो किंग्स फोर्ट के ऊपर वो बम फेंकना चाहते थे। किसके ऊपर? किंग्स फोर्ट के ऊपर जो है ये बम फेंकना चाहते थे, पर वो बम जो है वो किंग्स फोर्ट को ना लग के किसी मिस्टर कैनेडी जो है वो पति पत्नी दंपत्ति थे, कैनेडी जो है वो दंपत्ति थे, जो कि भारतीयों के प्रति जो है वो उनकी नीति जो है मतलब उदार नीति थी। भारतीयों के प्रति जो है वो हमदर्द की नीति थी उनकी। तो उनको गलती से लग गया और वो मारे गए। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ है उसके नेतृत्वकर्ता, उस कांड के में नेतृत्वकर्ता थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये घटना 1908 की है। किसके ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया गया था? किंग फोर्ट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र केस मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चितरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने। तो जो है वो अलीपुर षड्यंत्र केस, सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वो 1908 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वो 1908 में हुआ था और इस षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष और उनके भाई वारिंद घोष सहित 24 लोग को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो है वो क्या कहते हैं कि इन लोगों ने उनको जो है रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध हथियारों के साथ। ठीक है। तो किसको पकड़ा गया था? अरविंदो घोष को, ठीक है, और उनके भाई जो है वो वारिंद्र घोष को, और इसके साथ जो है वो 34 जो है वो क्रांतिकारियों को जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। तो इनका मुकदमा जो है वो किसने लड़ा था? CR दास ने लड़ा था। और जो है वो अरविंदो घोष को मतलब
बचा लिया था और उसके बाद ही अरविंदो घोष ने जो सक्रिय राजनीति से जो संन्यास ले लिया था। यहीं पर जो है वो इस मुकदमे की सुनवाई होने के बाद जो है वो एक तरीके से इनको बरी कर दिया गया, अरविंदो घोष को बरी कर दिया गया, बारिन घोष को नहीं पर अरविंदो घोष को बरी कर दिया गया था। और उसके बाद अरविंदो घोष राजनीति से पूरी तरीके से कट लिए थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले HRA की स्थापना 1920, 1924, 1928, 19 थी। HRA की स्थापना सबसे पहले 1924 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है। और किसके किसकी मौजूदगी में हुई थी, किसके किसके द्वारा की गई थी HRA की स्थापना? तो HRA की स्थापना सचिन सान्याल, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इनके सदस्य सचिन सान्याल और ये आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आपके चंद्रशेखर आजाद। इनकी मौजूदगी में 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना हुई थी। फिर इसका जो है वो 1928 में फिर जो है वो इसी को जो है वो पुनर्गठित किया गया था और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। और वो कहाँ पे किया गया था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली में। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा 1924। 1924 कानपुर, 1924 कानपुर, सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आजाद। और एक और थे इनमें सदस्य थे जोगेश चंद्र चटर्जी। हाँ, जोगेश चंद्र चटर्जी भी थे, कभी अगर पूछ ले तो ये भी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड में कौन हमारा जो है वो सरकारी वकील था? तो बताइए। क्या कहते हैं? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर और प्रभात चंद। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा? तो चलिए बताइए आप इसमें से काकोरी कांड में निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें जो है वो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी कांड में जो सरकारी वकील थे वो जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक। सरकारी वकील मतलब जो क्रांतिकारियों के विरोध में मुकदमा लड़े थे, सरकार के फेज में। उस समय सरकार थे ब्रिटिश सरकार। ठीक है। तो इनको जो है वो आप अच्छा मत समझिएगा कि सरकार की तरफ से लड़े थे। वर्तमान में जो भी सरकार की तरफ से मुकदमा चल रहा है तो वो सरकार के पक्ष में नहीं, सरकार तो हमारे फेवर में कोई काम कर रही है ना। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, मैंने बताया ना, HSRA नेताओं में से, संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन था? BR अम्बेडकर बिल्कुल नहीं थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, तो भगत सिंह थे। ठीक है। HSRA की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया 1928 में हुई थी। और इसमें थे आपके चंद्रशेखर थे, HRA वाले चंद्रशेखर थे। और ये आपके क्या कहते हैं, ये भगत सिंह थे। ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, ये HSRA में। ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, बटुकेश्वर दत्त और ये राजगुरु, ये सारे जो है वो HSRA से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो इसमें जो है वो भगत सिंह ऑप्शन सही होगा आपका। और ये जो है वो दिल्ली में HSRA की स्थापना जो है वो HSRA का गठन जो है वो दिल्ली में किया गया था, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किसको फांसी नहीं हुई थी? चलिए बताओ। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे फांसी नहीं दी गई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस जो है क्या था? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था।
लाहौर षड्यंत्र केस था जो है वो जब 1930 में जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल चल रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा चल रही थी सेंट्रल असेंबली में। तभी उस समय जो है वो भगत सिंह और राजगुरु ने जो है वो मिलकर जो है वो क्या बम फेंक दिया था, सेंट्रल असेंबली में जो है वो बम फेंक दिया था। और इसी बम फेंकने के चक्कर में इनको जो है वो जेल हो गई थी। ठीक है, इन्हें जो है वो जेल दे दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, जिसमें से भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो मौत की सजा सुना दी गई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, परंतु जो बटुकेश्वर दत्त थे ना, उनको क्या काला पानी की सजा दे दी गई थी और अंडमान के जो है सेलुलर जेल में इनको डाल दिया गया था। ठीक है, इनको फांसी नहीं दी थी, इनको काला पानी की सजा दे दी गई थी, क्योंकि फांसी से भी खराब है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। किस लिए? लाहौर षड्यंत्र केस क्या है, जब 1930 में जो है वो असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल चल रहा था, तो उसी समय जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और जब उसमें बम फेंका था तो उससे जो है वो मतलब एक दुनिया को एक मैसेज देना था इंकलाब का। ठीक है, और इन्होंने जानबूझ के अपनी गिरफ्तारी करवाई थी ताकि वो जो है समाज में अपना एक मैसेज दे पाए। और इसके तहत जो है वो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बाकी सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को जो है वो फांसी दे दी गई थी। और जो फांसी की डेट है वो 23 मार्च, जो हमारे लिए बहुत बड़ा शहादत दिवस है, 1931 को दी गई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाहौर षड्यंत्र के मामले की परिणति किसको फांसी में, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो ये वाला तो क्वेश्चन आप पहले से भी कर चुके हैं, 3, 4, 5 होगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है वो फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो है वो अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अशफाक उल्लाह खान को जो है वो 27 वर्ष की आयु में इन्हें 1927 में जो है वो फांसी दी गई थी। ठीक है, सोचिए कितनी कम एज में जो है वो 27 वर्ष की एज में जो है वो फांसी दे दी गई थी। कब दिया गया था? 1927 में। ठीक है, और ये जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी प्राप्त करने वाले जो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावड़ा षड्यंत्र 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914, लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930 और काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, 1924 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र आपको पता है, काकोरी षड्यंत्र 1924 में नहीं है। काकोरी षड्यंत्र जो है वो काकोरी घटना जो 1925 की है। ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। काकोरी घटना जो है 1925 की है, जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में जो है वो क्या कहते हैं एक जो है वो 8 डाउन ट्रेन जो है उसको लूट ली गई थी। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन जो है वो 8 डाउन ट्रेन को जो है वो लूट लिया गया था। इस घटना को जो है काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है। और इस घटना में जो है वो इस घटना का नेतृत्व जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने किया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इस घटना से और भी क्रांतिकारी जुड़े थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला के अलावा सचिन सान्याल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, और इन सबको जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है,
चंद्रशेखर प्रसाद भी इसमें से जुड़े थे, पर इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी और रोशन सिंह को, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। इनका जहां जहां फांसी दी गई थी उस जगह का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा को आयोजित किया था? चटगांव शस्त्रागार कांड भी इसको कह सकते हैं, कि कौन जो है वो चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़ा हुआ था। तो सूर्यसेन या मास्टर दा, इनको जो है वो सूर्यसेन या इनको मास्टर दा भी कहा जाता है। मास्टर दा जो है ये चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े थे। इन्होंने जो है वो 1930 में, ठीक है, सबसे इन्होंने सूर्यसेन दास ने जो है वो बंगाल में है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करते हैं, ठीक है। IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना ये करते हैं सूर्यसेन, ठीक है। उसके बाद इनसे जो है बाकी कई लोग भी जुड़ते हैं, जैसे अंबिका चक्रवर्ती और गणेश घोल, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, ये सब जुड़ते हैं। इन्होंने जो है वो 1930 में सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो एक घोषणा कर दी थी, और इसके नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। जो वहां पे शस्त्रागार था अंग्रेजों का, उसमें जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के शस्त्रागार पे जो इन्होंने जो IRA के सदस्य थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव पे जो शस्त्रागार था उस पे जो है इन्होंने हमला कर दिया था, और हमला करके जो है जितने भी शस्त्र थे उनको अपने कब्जे में लिया था। और फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि अंग्रेजों से इनका संघर्ष हुआ, और उसके बाद जो इन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ के इनके ऊपर चटगांव मतलब इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। तो चटगांव शस्त्रागार से कौन जुड़ा था? सूर्यसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको मिलान करना है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है। तो अभिनव भारत BD सावरकर, आपको पता है अभिनव भारत जो है वो BD सावरकर है। गदर पार्टी आपको पता है लाला हरदयाल पाल, ठीक है। स्वराज पार्टी से कौन जुड़ा था हम बताइए? अनुशीलन समिति और स्वराज पार्टी। अब इसमें आप जो है वो बताएंगे कौन। 2 से पहले मिलाने की कोशिश करते हैं। A का 4 एक ही में है, तो एक ही से मिल जाएगा। नहीं, एक और ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, 2 में है। A का 4 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं C का 2 किस में है? C का 2 केवल इसी में, तो D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो B का 1 मतलब अनुशीलन समिति अरविंदो घोष हो गए, और स्वराज पार्टी जो है वो स्वराज पार्टी से स्वराज पार्टी से तो CR दास आपको पता है कि कांग्रेस के से अलग होकर जो है वो CR दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें ये अध्यक्ष थे, और वो क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू इसके जो है वो उपाध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके ये भी मिलाने वाला है। चटगांव शस्त्रागार हमला, काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र और गदर पार्टी, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार कांड से जाहिर बात से सूरसेन और मास्टर दा, ठीक है। और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा हुआ था? ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस से जो है वो जतिन दास थे जुड़े हुए। काकोरी कांड से राम प्रसाद बिस्मिल्ला, हाँ, और गदर से जो है वो लाला हरदयाल पाल, ठीक है। तो एक और जो है वो 3, A का 3 2 में है, B का 4 भी 2 में है, A का 3 B का 4, C का 1 लाहौर षड्यंत्र, ये C का 2 लाहौर जतिन दास, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, से जतिन दास जुड़े थे, तो इसका मतलब ये वाला C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चटगांव, फिर वही है चटगांव आर्मी रेड, चटगांव से कौन जुड़ा था? और अभिनव भारत अनुशीलन समिति और कूका आंदोलन, ठीक है। कूका आंदोलन आपको पता है गुरु राम सिंह थे कूका आंदोलन से, ठीक है। अभिनव भारत विक्रम दामोदर VD सावरकर है, वैसे तो विनायक दामोदर सावरकर है इनका नाम, विक्रम दामोदर सावरकर दिया हुआ है, ठीक है। VD सावरकर है। चटगांव आर्मी रेड से कल्पना दत्त भी जुड़ी थी, IRA की, चूंकि ये सदस्य थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की ये सदस्य थी, और ये भी जो उसमें शामिल थी, तो ये कल्पना दत्त हो जाएगा। और उसके बाद अनुशीलन समिति जो है वो अरविंदो घोष और वारिंद घोष दोनों थे ना, उसके दोनों के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो चलिए 1 का 1 ही जो है वो है, 2 का 3 ये ठीक है। C का 4
अनुशीलन समिति, ठीक है, सी का 4, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान सभा। आपको पता है पंजाब नौजवान सभा लाला लाजपत राय का सबसे पहले इसको ये मार देते हैं। नेक्स्ट होता है जो है वो रिवोल्ट ग्रुप। रिवोल्ट ग्रुप किसका है? रिवोल्ट ग्रुप जो है वो सूर्यसेन का है। ए का 5 हो जाएगा। रिवोल्ट ग्रुप जो है वो सूर्यसेन का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान एचआरए से जुड़े थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जुड़े हुए थे, और जतिन मुखर्जी, ये सब जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एचएसआरए से कौन जुड़ा हुआ था? तो भगत सिंह जुड़े हुए थे एचएसआरए से, ठीक है। तो 1 का 5 हो गया हमारा। किसी में ये ऑप्शन है 1 का 5 ये वाले में है, 2 का 1, 1 का 5 और बी का 1 मिनट, पंजाब नौजवान सभा से, 1 मिनट, पंजाब नौजवान सभा से भगत सिंह जुड़े हुए थे। पंजाब नौजवान सभा से जो है वो भगत सिंह जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे। इनका भी ऐसा ही कोई एक संगठन था पंजाब में, ठीक है, पंजाब नौजवान सभा से, ठीक है। तो ये भगत सिंह जुड़े थे। तो अब हमारा ऑप्शन हो जाता है ए का 5, ये बी जो आपका डी वाला ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ए का 5, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। ये एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी पूछा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी पूछा है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो जाएंगे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट, चूंकि चंद्रशेखर आजाद जो है ना वो, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा रफ करके सही कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा पूछ लिया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, इसमें ऑप्शन इनको थोड़ा सा सही देना चाहिए था। चंद्रशेखर आजाद जो है ना वो दोनों से जुड़े थे, एचआरए और एचएसआरए दोनों से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा पूछना इनको नहीं चाहिए था। तो अभी जो है वो रिवोल्ट ग्रुप से अपने सूर्यसेन थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से राम प्रसाद बिस्मिल्ला कर लेते हैं, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है ना, इसलिए ये एचएसआरए से चंद्रशेखर आजाद है, पंजाब नौजवान सभा से हमारे भगत सिंह हो गए, ठीक है। इसलिए डी वाला ऑप्शन ये वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित संगठनों की एक सूची दी गई, सूची में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों की चर्चा कीजिए। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा होल्ड करिएगा। क्लास लेने बाद नहीं करेंगे, क्यों? ठीक है, तो निम्नलिखित संगठनों में की सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन, ठीक है। अब आप इसमें जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त जो है वो संगठन, इनकी जो है वो आपको बात बताइए, इनमें से कौन कौन से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, उनकी जो है वो आप चर्चा करें। तो सबसे बड़े तो विनायक दामोदर सावरकर का जो अभिनव भारत था वो तो क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त था। अनुशीलन समिति आपको पता है वारिन घोष और अरविंदो घोष की, इसीलिए जो है वो पकड़ा गया था, ठीक है। और इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ये आपका जो है ना वो सर सैयद अहमद खां का था, सर सैयद अहमद खां का था, ठीक है। तो ये तो जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा था। और न्यू नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। तो ये वाला जो है 3 और 4 ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा 1 और 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिए, मतलब
अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत से लोग जो है तिलक को समझते हैं कि तिलक ने निष्क्रिय विरोध का जो है प्रतिपादन किया था, जबकि इसका आंसर जो है अरविंदो घोष होगा। अरविंदो घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का जो है वो सिद्धांत दिया था। और किसमें दिया था? वंदे मातरम, इनकी जो पुस्तक इनकी थी वंदे मातरम। वंदे मातरम में इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत वंदे मातरम में दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये तो सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दूसरा वाला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बिल्कुल सही है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब मैंने बताया था कि कांग्रेस का 1939 वाला अधिवेशन हुआ था और उस पर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वो उनको बहुत भारी मतों से जो है अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया था और पट्टाभी जो है वो हार गए थे। तो गांधी जी ने फिर जो कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, और एक तरीके से कन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ना सुभाष बने ना पट्टाभी बने, दोनों में से कोई अध्यक्ष ना बनके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते। उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़कर और फॉरवर्ड 1939 में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है। सेकंड वाला तो आपको पता है कि HSRA के संस्थापक सदस्यों में जो है वो क्या कहते हैं आपके भगत सिंह भी थे, और क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद थे, आपके राजगुरु थे, इन सब लोग थे। ठीक है, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आलोचन व स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आलोचना व स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने, सचिन सल्यान ने, भगत चरण बोरा ने। तो ये स्टेटमेंट जो है भगत सिंह का है, जिसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पूछ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। आपको पता है कि ये तो स्टेटमेंट एकदम ही गलत होगा। अनुशीलन समिति के विस्तार अरविंदो घोष और वायरिंग घोष ने किया था, और वो 1908 की घटना है। पहली बात तो भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, पर ये उसके बीच में की थी या पहले की थी या बाद में की थी, इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, कौन सी घटना सही है? भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, ये तो बात सही है बिल्कुल भी। ठीक है, और ये आपको देखना है कब की थी। तो भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा, पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्यसेन ने। ठीक है, सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये तो बिल्कुल भी गलत है। सूर्यसेन ने HSRA के सदस्यों में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA के सदस्यों में सूर्यसेन तो थे ही नहीं ना, तो ये वाला तो ऑप्शन एकदम गलत हो गया। सचिन सल्यान युगांतर पार्टी से थे। उनको पता है सचिन सल्यान युगांतर पार्टी के संस्थापक थे। सचिन सल्यान युगांतर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि भगत सिंह ने जो है पंजाब नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की थी। ठीक है, 1926 में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना के लिए। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था। किसने किया था? लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट, BG तिलक ने, MK गांधी। और जाहिर सी बात है महात्मा गांधी उसमें लंदन पहुंचे नहीं थे, तो किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में होम रूल सोसाइटी, ठीक है, होम रूल लीग नहीं, होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और कब किया था? 1905 में। ठीक है, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी, और इसी के तहत उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी वहीं पर।
जो है वो लंदन में ही इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी इन्होंने। ठीक है, 1905 में इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इसी सोसाइटी के तहत इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो ये भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ही हो जाएंगे। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे इसको, तो लाला हरदयाल पाल। इसमें ज़्यादा हमको नहीं घूमना ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हमको पता है कि इसके मतलब ये ऑप्शन आएगा और हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था? अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। जो है वो 1913 में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है वो सदस्य थे लाला हरदयाल पाल और सोहन सिंह भाखना, और इन्होंने जो है एक गदर पत्रिका भी निकाली थी यहीं पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी? सबसे पहले तो ये अफगानिस्तान में की गई थी। ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान, काबुल में की गई थी। ठीक है, पहले जो है वो भारत का पहला गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अस्थाई सरकार की बात की गई थी, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन थे? वो महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो राष्ट्रपति थे। महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री जो है वो बरकतुल्ला थे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो महेंद्र प्रताप सिंह थे और प्रधानमंत्री जो है वो बरकतुल्ला थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप सिंह ने। तो महेंद्र प्रताप सिंह ने जो अफगानिस्तान के काबुल में सर्वप्रथम जो है वो गणतंत्रात्मक, भारत के बाहर गणतंत्रात्मक शासन की जो है वो शुरुआत की, मतलब स्थापना की, यानी कि पहला जो अस्थाई सरकार की बात अगर ये पूछता है कि भारत के बाहर पहली बार अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ पे की गई, तो वो अफगानिस्तान के काबुल में की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप सिंह थे और जो प्रधानमंत्री थे वो बरकतुल्ला थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत में एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? इसका भी ऑप्शन अफगानिस्तान ही हो जाएगा। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को कहा जाता है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है, कि भीखाजी मैडम कामा को कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता? ठीक है, जानते जो तो भारतीय क्रांति की माता भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है वो इन्होंने क्या कहते हैं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन के दौरान इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है वो भारतीय तिरंगे को का वस्त्र इन्होंने पहना था। ठीक है, भारतीय तिरंगों का पहली बार इन्होंने भारतीय तिरंगों को फहराया था। ठीक है, और उस समय जो है ना वो तिरंगे का रंग एक्चुअल में ये वाला तिरंगा नहीं था। ठीक है, जो अभी वर्तमान में जो है वो तिरंगा है हमारा, ये वाला कलर नहीं था उस समय तिरंगे का। उस समय लाल पीला हरा करके था, लाल पीला और हरा कलर था तिरंगे का, पर एक तरीके से भारतीय जो है वो क्या कहते हैं कि तिरंगे का संकेत था। पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में इन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराया था, इसीलिए इसे इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ये पहले ही पेरिस कह दिया है, तो मैंने आपको बताया था पेरिस नहीं वो जर्मनी था। जर्मनी का स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा लहराया था, तो ये वाला तो गलत हो जाता है। हाँ, मैडम कामा जो है वो दादा भाई नौरोजी की जो है वो क्या कहते हैं निजी सचिव रही हैं, और उनके माता पिता जो है वो पारसी थे। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बी और सी जो है वो आपका 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा ध्वज फहराया था, कहाँ पे? स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये क्वेश्चन इतना रिपीट क्यों गया है जबकि बहुत छाटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो ये वाला तो मैंने बताया था आपको, उसी हिसाब से अपना जो है वो लगाइए ऑप्शन। इंग्लैंड के अधिकारियों की हत्या के आरोप में किसी राजगुरु सुखदेव को नहीं, इनको इसलिए दी नहीं गई थी। खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चंद चाकी थे। ठीक है, इन्होंने हत्या तो की थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने, पर इनको जो है वो उसके साथ प्रफुल्ल चंद चाकी थे। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। और करतार सिंह या जो है वो सराभा और अशफाक उल्ला खां को तो नहीं, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह थे। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ के बैठक में भारत के राज्य सचिव जो है वो कर्जन वाइली को जो है वो गोलियों से भून दिया था, तो उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN रॉय में क्या बातें समान थी तीनों में? तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से ये सभी नहीं जुड़े थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, बाकी से नहीं। ये वाला तो एकदम गलत है। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत में बाहर, हाँ, ये भारत से बाहर रह के विभिन्न, जैसे कि मैडम कामा जो है वो जर्मनी में वहां से कर रही थी काम। ठीक है, बरकतुल्ला जो है वो अफगानिस्तान में थे। ऐसे ही सब अलग जो है वो भारत के बाहर रह के जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका जहां तक है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कामाटागारू घटना से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह थे, बाबा गुरदीप सिंह थे, BD सावरकर थे और सरदार भगत सिंह थे। तो कामाटागारू घटना से जो है वो बाबा गुरदीप सिंह संबंधित थे। ठीक है, अब कामाटागारू घटना क्या थी? कामाटागारू घटना जो है वो भी 14 की घटना है कामाटागारू। और इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं कि उस समय एक जो है वो कनाडा में एक एक्ट पारित हुआ था जिससे कहा था कि जो लोग जो है वो सीधे, जो भी जहाज जो भारत से सीधे वापस मतलब नहीं आते कनाडा, उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो क्या कहते, वहाँ पे पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर, पंजाब के 376 यात्रियों को जो है वो जापान से जो है वो बाबा गुरदीप सिंह लेकर कनाडा के लिए रवाना हुए। लेकिन कनाडा में जो है वो इस नीति के चलते जो है वो मतलब जो रूल आया था उसी की वजह से उनको वापस कर दिया गया, कि उनको कहा कि ये सीधे जो है वो भारत से नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इनको जो है वो हम उन्होंने वापस कर दिया। और इस कानून के तहत जो है, इस कानून का इन्होंने काफ़ी विरोध किया, जिसे जो है कामाटागारू प्रकरण कहते हैं। ये प्रकरण जो है 1914 से जो है वो संबंधित है। तो ये कभी कभी ये संख्या पूछ लेता है कितने यात्री थे जहाज में, तो 376 थे। कहाँ से आ रहे थे? तो जापान से लेके जा रहे थे। ठीक है, कहाँ पे जा रहा था? तो कनाडा जा रही थी जहाज। और कनाडा जब लेके पूछे कनाडा तट पे, तो कनाडा तट पे उनको प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वो जो नीति बनाई थी कि वो सीधे अगर अपने देश से, मतलब भारत की नहीं बात है, जो भी एशियाई मुल्क के देश से जहाज है वो अगर अपने देश से सीधे आती है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से अगर होके आती है तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने और रास बिहारी बोस ने। किसने की थी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, रास बिहारी बोस ने जो है वो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। और कब की थी? इन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 में की थी।
ठीक है। रासबिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1982 क्या कहते हैं 1942 में की थी। ठीक है। और ये जो है वो यहीं पे ये आपका प्रश्न सभी समाप्त हो गया है। फ्रेंड्स जो है इस प्रश्नों को मैंने आपके अनुसार ही जल्दी जल्दी कराने का प्रयास किया गया है, इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं जब क्लासेस लूँगी तो इनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को आपको विस्तार में पहले मतलब बता दूंगी। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने का प्रयास किया गया है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो तब तक के लिए जो है वो आप अपनी जो है वो पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए, और हमारे नेक्स्ट सेशन का भी मेरी जो क्लासेस हैं वो आपकी मंडे रहेंगी, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे रहेंगी। उसके अलावा हिंदी की क्लासेस जो है वो आपकी ये क्या कहते हैं कि ये आपकी ट्यूसडे रहेंगी, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हिंदी की क्लासेस चलेगी। ठीक है। तब तक के लिए आप जो है वो ऊर्जावान तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।